कैसा रहा आप लोग? मैम अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। ओके। गुड इवनिंग। यही हो ना तुम? मैम यही है ना? मैम ठीक है। तो शी वाज डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे इसको डाउट आया लाइन में। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हम लोग साथ में देख लेते हैं, किसी और का भी डाउट होगा। ठीक है। सो ये रहा डाउट। देखो, एज एन एंथर डेवलप द सेल at the anther develop, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. Recording start हो गई है? यो मैम स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम So at the anther develop, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division for microspore tetrad. So I think सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इतनी था, that was कि समझ नहीं आ रहा था ना कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही यो मैम है। सबसे पहले जो है वो है एंथर। एंथर वो स्ट्रक्चर है मेल का जहां पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज एंथर। उसके बाद जो टर्म आती है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मतलब एक, अगर मैं इसका डायसेक्शन लेती ना तो ये ऐसे दिखता है मुझे स्ट्रक्चर एंथर अंदर से। तो ये एंथर का टीएस है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। इसके अंदर जो दो चार रीजन होते हैं दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम इंडिविजुअली, और माइक्रोस्पोरेंजियम उनको साथ में कह देंगे। ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मैं एक सर्कल की बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देख हाँ हाँ बोल बोल। माइक्रोस्पोरेंजिया एक को बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम एक को बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया ज्यादा को बोलते हैं। मैम ठीक है। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। समझ आया नीता? यो मैम मैं माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स भरे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स भरे होते हैं ना, इसलिए मैं इसको टिश्यू बोलती हूँ। तो दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम किस नाम से बुलाते हैं? इनको हम बोलते हैं, हाँ, इनको हम बोलते हैं साथ में स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। अब देख, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और हर एक सेल की जो प्लोइडी है वो 2n है। तो अभी सब कुछ 2n चल रहा है, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये सारे स्पोरोजिनस टिश्यू, अभी मेरे को ये डायग्राम देख के बता, ये अगर छोटा सर्कल न्यूक्लियस है तो कितने स्पोरोजिनस टिश्यू दिख रहे हैं तुझे? गुड इवनिंग मैम। कितने स्पोरोजिनस टिश्यू दिख रहे हैं? सेल्स दिख रहे हैं इसमें? 6 दिख रहे हैं। अच्छा चलो, मैं इसको सिंपल कर देती हूँ, कॉम्प्लिकेट क्यों करती हूँ। ये रहा ना माइक्रोस्पोरेंजियम, तो नॉर्मली सेल दिखाती हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा होते हैं। अब मुझे देख के बता कितने दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस है ना, और ये पूरा सेल हुआ, राइट। तो 4 सेल दिख रहे हैं तुम्हें। तो अभी क्या कहते हैं कि अगर मैं चारों सेल यहाँ बना दूं, ये चारों के चारों सेल के पास पोटेंशियल है कि ये पोलन ग्रेन में चेंज हो जाए। ठीक है, समझ आई बात? यो मैम ठीक है। सो इसके नीचे मैं लिख सकती हूँ ऑल सेल्स इन पोरोजिनस टिश्यू in future will become pollen grain। समझ आया? यो मैम अब देख, अब क्या होता है, हम ना एक ही की डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सबकी तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, जब एक स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल डिसाइड कर लेता है उसने पोलन ग्रेन बनाना है, तब उस पर्टिकुलर सेल को हम अलग नाम से पुकारते हैं, और उसका नाम क्या होता है? हम उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, अब मैं इस सेल को बोलूंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का ही सेल है, बस इसने डिसाइड कर लिया है कि अब ये पोलन ग्रेन बनाएगा। तो प्लोइडी इसकी भी 2n ही होगी। ठीक है, इतना समझ में? यो मैम अब इसमें होगी मियोसिस। मदर सेल के बाद हमेशा मियोसिस होती है। मियोसिस 1 होगी, ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 होगी। तो मियोसिस 2 होने के बाद 4 सेल बन जाएंगे जो एक साथ अटैच होंगे। इन चारों सेल्स को हम बुलाते हैं माइक्रोस्पोर। हर एक सेल
एक साथ हम इन्हें टेट्राड बोलते हैं, लेकिन नीता अगर मैं एक ही सेल की बात करूंगी ना तो मैं उसको बोलूंगी दिस इज अ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर की पोलैरिटी क्या है, क्योंकि मियोसिस हो चुकी है, इट विल बी एन। N. कभी समझ में आया कि कैसे सारे सेल एक दूसरे से डिफरेंट है Hello, ma'am. ना? इसका स्क्रीनशॉट ले, सारे लो। वो उसका डाउट था तो मैं स्पेसिफिकली उसको बोल रही हूँ, सब पढ़ो, सबके लिए आई थी। क्लियर? Ma'am, ले ली। अब आते हैं हम लोग डेस्क्टॉप देखते हैं। देखो अपने एनसीईआरटी खोल ले जाए। एज एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं, वो उनमें मियोटिक डिवीजन हो जाएगी। उनमें मियोसिस होके वो क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना? एक सेल की एक टाइम पे बात कर रही है, राइट? तो हर एक सेल की पोलैरिटी होती है एन। अब इसे आते हैं। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad। देख ये वाली बात इन्होंने यहाँ बोली कि ये देखो, ये स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल, जैसे ये 4 सेल थे, तो चारों के चारों सेल फ्यूचर में पोलन ग्रेन बना सकते हैं। मतलब हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। सही बात है ना? यो मैम। गीता समझ आया? Hello, ma'am. So each cell of sporogenous tissue is giving rise to the microspore tetrad। तो मतलब हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू एक स्पोरोजेनस 4 टेट्राड बनाएगा। तो 4 स्पोरोजेनस टिश्यू कितने बनाएंगे? 16 ना, इनटू कर देंगे हम उसे। Now each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो एक स्पोरोजेनस टिश्यू का एक सेल है जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। तो एक स्पोरोजेनस टिश्यू का वो सेल जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने वाला है, ये सेल जब डिसाइड कर लेता है इसने पोलन ग्रेन में चेंज होना है, तो हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं ना, इसीलिए इसने 9 लिखी है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजेनस टिश्यू का एक सेल डिसाइड कर गया मुझे पोलन ग्रेन बना रहा है, तो पहले वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा, फिर वो माइक्रोस्पोर कहलाएगा और फाइनली वो पोलन ग्रेन बनेगा, राइट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनना है, तो पोलन नहीं बनाया था ना, यहाँ पे बना देते हैं। सारे आगे चल के इन फ्यूचर बनाएंगे पोलन ग्रेन। तो जो पूरा प्रोसेस है, 4 पोलन ग्रेन बन गई, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, अब समझ आ गया? Yes, ma'am. ये तक क्लियर है? मैम ये पोलन मदर सेल का मतलब पोलन मदर सेल, अच्छा, पोलन मदर सेल का मतलब है स्पोरोजेनस टिश्यू का वो सेल जो डिसाइड कर चुका है अब वो पोलन ग्रेन में चेंज होगा, तो उस सेल को हम मदर सेल बोल देते हैं। बस वो केमिकली डिसाइड कर चुका है, उसका डीएनए डिसाइड कर चुका है कि अब वो मियोसिस करेगा, उसको हम कहते हैं मदर सेल। ठीक है, समझ आया? मैम। तो यहाँ बात नहीं लिख देते हैं ऐसे कंफ्यूजन में। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या लिख देती हूँ मैं? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है और जो पोलन मदर सेल वो एक ही चीज है। हाँ, यस मैम, इसमें कंफ्यूजन हुआ था। अच्छा ये ले, अब लिख देते हैं। ठीक है, Yes, मैम। इट इज द सेल, मैं लिख देती हूँ कोई ना, इट इज द सेल इन sporogenous tissue that have decided to undergo meiosis and form microspores, tetrad, and finally pollen grains। ठीक है, Yeah, मैम। और कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम, लिख लो सारे एक बार। छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होती है, जब पढ़ते हैं तभी कंफ्यूजन होती है ना, इसलिए पढ़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन ऐसी होगी। तो अच्छी बात है, चलो तुम्हें भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। अब इसका डाउट थोड़ा लंबा था ना, इसलिए क्लास में ही लेना था, वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे बता देती हूँ, पर ये समझाने वाली बात थी। चले आगे। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन खोल रखी है, अब अटेंडेंस बाद में लूंगी, 8 मिनट ऊपर हो गया है ना, ग्रुप स्टार्ट करनी। तो हम लोग मेल का पार्ट चुके थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग फीमेल का पार्ट कर रहे हैं। यूट्रस कर लिया, ओवरी कर लिया, ब्रेस्ट हम कर रहे थे, पर हमने हार्मोन रेगुलेशन पढ़ना था ना। और दूसरा टॉपिक आज हम जो करेंगे वो oogenesis है। ठीक है, कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए, राइट?
यो मैम। चलो, बहुत बढ़िया, आइए, ये तुमने कर लिया। ओके, चल, तो मुझे एक बार रिकॉल करा दो। अच्छा, कल तो हमने सारों ने क्वेश्चन करना है, याद है ना तुम्हें कल का टारगेट? यो मैम। जो मैंने आपको प्रीवियस बुक भेजी है उसमें फीमेल के ऊजानिसिस तक क्वेश्चन लगा के आना, साथ में कर लेंगे, ठीक है? तुम लगा के आना, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो तुमको मिस्टेक्स पता चल जाएगी, राइट? यो मैम। लोब्यूल पहले, लोब्यूल के बाद कौन सी टर्म? के बाद कौन सी टर्म? वेरी गुड। और मेमोरी लोब्यूल में कहाँ पर दूध बनता है? मैम वेरी गुड, शाबाश, पढ़ के आ गए। गुड। होमवर्क दिया था? क्या दिया था? मैम द अदर नेम्स। क्या नाम था? सी तो स्वेट ग्लैंड के अदर दूसरा नाम क्या सी है? एक्राइन स्वेट ग्लैंड। चलो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, तब तक मैं डायग्राम बना लेती हूँ, इजी हो जाएगा। जब तुम्हारा 12th हो जाएगा और मेरे साथ अगर अगर तुम मेरे साथ 11th रिवाइज कर रहे होंगे उस टाइम पे, तब मैं तुमको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तब तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगी पिट्यूटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का बहुत अच्छा रिलेशन होता है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तब बताऊंगी कि पिट्यूटरी के वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? जैसे ये एंटीरियर पिट्यूटरी है तो डिटेल में बताऊंगी, अभी तो नहीं मैं बता पाऊंगी। जैसे इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारी नेजल के सेल से ऊपर जाके बनाती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे हाइपोथैलेमस से नीचे आती है, मतलब हाइपोथैलेमस के सेल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं, लेकिन हमारे नोज के सेल्स है वो पीछे जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे और एंटीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं। और इसके बीच में भी एक पार्ट होता है जो मिक्स हो जाता है, तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे साथ में तब पढ़ेंगे, है ना? मजा आएगा, बहुत मजा आता है ह्यूमन फिजियो पढ़ने में, आप हर चीज इमेजिन कर सकते हैं। चलो, तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज एन हाइपोथैलेमस, ठीक है जी? कुछ क्वेश्चन ना स्टैंडर्डाइज है जो आते ही आते हैं, क्योंकि ना कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, वो आना ही है, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो उन पॉइंट्स को अभी कवर कर लेते हैं। देखो, अगर मैंने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है वो ऊपर वाले हाइपोथैलेमस के सेल से ही, जब बेबी बड़ा हो रहा होगा ना, जब हमने बेबी, अभी हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना, तो जब बेबी बन रहा है, उसका जो ब्रेन बन रहा है, तो उसमें हाइपोथैलेमस बना, उसी के कुछ सेल्स ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाया, ठीक है? तो अगर उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाया तो वो उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड होगा ना, सोचने की बात है कि नहीं? क्योंकि वो उसी का पार्ट है, तो यार उससे तो अच्छे से कनेक्ट होगा। तो मैं इसको येलो कलर से बनाती हूँ, हमें हमेशा याद रहेगा, तो उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा। तो इट्स लाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज लाइक बेबी टू इट। तो कहते हैं कि तू काम मत कर, काम मैं सारा कर लूंगा, तो बस मेरे साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है? ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक्चुअली कनेक्टेड एक स्टॉक के थ्रू होता है, तो बनानी पड़ेगी स्टॉक समझाने के लिए। सो लेट्स से दिस इज एन हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस ऐसे स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से, इस तरीके से स्टॉक होती है इनके बीच में, तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इनकी स्टॉक होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है। क्वेश्चन आता है इस पे स्टॉक के ऊपर, इतनी सी बात की, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं होता ना सबने। अब देखो, तो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसी के पास से आ रही है तो वो उसको कहता है तू ज्यादा काम मत कर, सब कुछ मैं कर दूंगा, तो बस तू ना स्टोर करके रख, ठीक है? तो इट्स लाइक जब कोई घर में गेस्ट आता है तो ऐसा जनरली यही होता है कि पेरेंट्स, मम्मी या पापा घर में जो भी कुक कर रहे हैं, सो वो कुक करें, सब कुछ अरेंज करें, आपको बस चीजें इधर उधर रखनी होती है, खाने का टेबल सेट कर दो, प्लेटें रख दो, सामान उठा दो, जनरली यही करते हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जस्ट लाइक दैट बेबी, जो बहुत अच्छे से पैम्पर कर रखा है, उसको कोई काम नहीं कराया जाता, उसको बस बोला जाता है तो चीजें रख ले। तो हाइपोथैलेमस में ना न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, न्यूरॉन समझते हो? यो मैम। नर्व सेल्स हैं जिसकी वजह से सारी कंडक्शन हो रही है बॉडी में। अगर न्यूरॉन काम ना करे तो मैं कह नहीं सकती, तुम सुन भी नहीं सकते, कुछ समझ नहीं आएगा हमें। इसकी वजह से हम चल रहे हैं, है ना? पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स है, तो ये न्यूरॉन्स बनाते हैं हार्मोन, न्यूरॉन सिंथेसिस करते हैं और ये सारे हार्मोन को यहाँ भेज देते हैं। ये उसके, आपको याद है टर्मिनल्स होते हैं उसके? यो मैम। मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई नहीं है, तो मेरे को पता नहीं आपको कितना आता है,
है ना। मैं अज्यूम करती हूँ आपको इतना बेसिक पता है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। कौन से न्यूरॉन कैसे कुछ नहीं बता रही, मैं इतना बता रही हूँ कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स है ना, दिस सिंथेसाइज मतलब बनाना, Formation. फॉर्मेशन, सिंथेसाइज एंड फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसको, दो मेन हार्मोन। ये दो मेन हार्मोन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि सबको लिखा रहता है कौन सी पिट्यूटरी है जिसने हार्मोन बनाए नहीं है, ठीक है। तो इसने ये सिंथेसाइज करके ट्रांसपोर्ट कर दिया किसमें, किसमें भेजे, Posterior. तो इन सब में दीक्षा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ध्यान से सुनना, स्टोर दीज टू हॉर्मोन्स। इन दो हॉर्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर करती है। ये नीट का बहुत फेमस और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, याद रहेगा। ये दो हार्मोन कौन से हैं, इनमें से एक हमें आज पढ़ना है, एक आप लोग यूरिन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। एक है ऑक्सीटोसिन, सुना होगा, Yes, ma'am. और एक वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ADS. हमें कौन नाम से जानते हैं, एंटी Antidiuretic hormone. एंटी डायरेसिस, मतलब आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है कि उसमें ज्यादा पानी वेस्टेज ना हो, यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा स्लो कर देता है, एक तरह से पानी को वेस्ट होने से बचाता है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो ऑक्सीटोसिन है, राइट। तो हमारी जितनी भी मसल में रिलैक्सेशन होती है ना अगर, तो वो ऑक्सीटोसिन की वजह से है। वो ना होना तो फिर तो बहुत ही कष्ट है हमारे मसल्स में। तो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज हुआ हाइपोथैलेमस में, स्टोर हुआ पिट्यूटरी में, क्लियर। Yo, ma'am. ठीक है जी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत हार्मोन है जो तुमको याद रखने हैं। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन Releasing hormone. रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना पूरा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, उसके थ्रू ये नीचे जाता है और यहाँ पे रिलीज करा देता है एक और हार्मोन विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन। लैक्टिन या लैक्टेशन से तुमको याद रखना है, दे आर टॉकिंग अबाउट मिल्क, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हमें दो हार्मोन है जो पढ़ने हैं। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है, फीमेल की ब्रेस्ट में मिल्क सिंथेसिस करता है, मतलब कि जब 8.5 मंथ होता है ना प्रेगनेंसी का, तो फीमेल की ब्रेस्ट में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन बनना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी में थोड़ा डिले भी हो सकता है, राइट, लेकिन डिलीवरी से पहले दूध बनना स्टार्ट होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रो है ना, तो डिलीवरी से पहले मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट, फिर डिलीवरी के बाद भी मिल्क फॉर्मेशन यही करवाता है, तो मिल्क की फॉर्मेशन यही कराता है। लेकिन मिल्क को निप्पल से बाहर निकालने का जो काम करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम निपल्स, राइट। Yo, ma'am. ये क्वेश्चन नीट में इतना आते हैं ना, ये दोनों क्वेश्चंस, इनकी लोकेशंस कौन क्या कराता है, बहुत कॉमन है, फिर बना लो। द मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये, और एक बार समझ जाओ ना तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ था बहुत मुश्किल, No, ma'am. बस ना अंडरस्टैंडिंग का होता है। तो कभी तुमको ऐसे लगे ना बायो में पढ़ के कोई चीज है वो बहुत मुश्किल है, इसका मतलब आपको वो समझ नहीं आई। तो अगर आपको वो नहीं समझ आ रही, उसका बेस्ट तरीका होता है कि पहले तो टीचर से पर्सनली पूछ लो, क्योंकि जब टीचर पर्सनली कोई डाउट बताता है ना वो ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। इट्स ए फैक्ट, मैंने ट्राई करके देखा है, मैंने कॉलेज में भी देखा, स्कूल में भी देखा। अगर मुझे कभी क्लास में समझ नहीं आ रहा, मैंने पर्सनली पूछा, और मैं कम पूछती थी, तो अगर मैंने पूछा है तो पर्सनली ज्यादा अच्छा समझ आता था मुझे। दूसरा तरीका है, आप एनिमेशन देखो, यूट्यूब पे एनिमेशंस बहुत अच्छी है, वो आपको अच्छे से चीजें समझा सकती है, ठीक है। Yo, ma'am. चलो अब देखो, मिल्क लेट डाउन का मतलब होता है Release. रिलीज ऑफ मिल्क आउट ऑफ Nipple. निपल्स, राइट, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल मिल्क के रिलीज के लिए, और प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Milk production. Milk synthesis. है ना। तो ऑक्सीटोसिन निपल के पास जाके काम कर रहा होगा। तो क्या होता है कि जब बच्चा निपल्स को सक करता है ना, मैं ऐसे करके कुछ समझा रही हूँ, मैं डायग्राम बना के तुमको, ये निपल्स होती है, जब बेबी और निपल के आसपास थोड़ा अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, छोटे छोटे से बम्पी से एरियाज होते हैं। अब देखो होता क्या है, जब बेबी निपल को सक करते हैं, जैसे सक करती है, तो यहाँ पे न्यूरोनल कनेक्शन होते हैं, वो न्यूरॉन्स ना भाग के ब्रेन को सिग्नल देते हैं
कि बेबी इज आस्किंग फॉर मिल्क, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है और ब्रेन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, और जैसे ही वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है वो दूध को बाहर रिलीज करवा देते हैं। तो बेबी का निप्पल सक करने की वजह से दूध फटाफट रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर बच्चा रोए तो बच्चे के रोने से भी ना मदर की ब्रेस्ट में ये जो न्यूरॉन्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बच्चे को दूध चाहिए, मदर में मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो इवन अगर कोई जैसे अभी डिलीवरी है किसी लेडी की हुई तो उसके ब्रेस्ट में काफी मिल्क होगा, तो वो किसी और बच्चे को भी रोता सुन लेगी ना तो अपने आप मिल्क रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप से होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है। तो अगर बेबी मदर के पास होता तब भी उसको थोड़ा थोड़ा मिल्क रिलीज होने लग जाता है, उसका कंट्रोल में नहीं होता। तो रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है और प्रोलैक्टिन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, Yo-yo ma'am. that's it, it's all about the breast. Now let's talk about the oogenesis. Let's start. बहुत अच्छा टॉपिक है oogenesis. It's a very good topic oogenesis का, और बहुत अच्छे से समझ आता है पर बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा खो जाता है। oogenesis का मतलब क्या होता है? Formation of female gametes. फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल ओवरीज। तो दोनों ओवरीज के अंदर होता है ये, और उसमें एग की फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है उसको यही सॉल्व कर लेते हैं कि एक तो ये फॉलिकल क्या है, ठीक है, और एक oocyte क्या है। हाँ बोलो बोलो। Layer है. हाँ लेयर है, शाबाश, याद है तुम्हें। सेल्स की लेयर होती है ना। देखो जब भी मैं तुम्हें वर्ड बोलूंगी बायोलॉजी में साइट, CYTE वाला साइट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल। एक सेल के लिए वर्ड यूज होता है साइट, और ऊ वाला वर्ड होता है फीमेल के लिए यूज। ठीक है, तो ऊ साइट का मतलब है इट इज अ एग सेल। मैम इसको ओवम भी बोलेंगे ना, मतलब हाँ ओवम ना, ओवम के अंदर हम लोग फॉलिकल के लेयर्स भी ले आते हैं, यो मैम। बोलेंगे। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बता रही हूँ कि बिल्कुल साइंटिफिक टर्म क्या होगी जो अगर एग्जैक्ट वोकैबुलरी ले हम तो दिस इज एन एग सेल। फॉलिकल क्या है? इट इज लेयर ऑफ नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स बोल रही हूँ मतलब कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग सेल, नॉर्मल सेल्स अराउंड oocyte। ठीक है, oocyte यानी कि अगर मैं बोलूँ ये मेरा एग सेल है तो मेरा एग सेल तो यही है, इसको मैं बोलूंगी oocyte, लेकिन मैं इसको फॉलिकुलर सेल तब बुलाऊंगी जब इसके आसपास सेल्स की लेयर लग जाएंगी। बात समझ आई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लिख ली? है ना। अब बस सब ना पेशेंस के साथ सुनेंगे, ठीक है, थोड़ी देर लेक्चर, ज्यादा देर मैं करूंगी भी नहीं क्योंकि फिर बोर हो जाता है इंसान। पेशेंसली सुनना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर अभी थोड़े टाइम के लिए अगर तुम नहीं भी ध्यान से सुन रहे थे तो अभी उठ के बैठ जाओ, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया ना तो फिर ये खराब होता जाएगा, ये कभी समझ नहीं आएगा। मुझे स्कूल में ना समझ नहीं आया था, मुझे ग्रेजुएशन में भी समझ नहीं आया था, मैंने रट्टा मारा हुआ था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गई, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपको, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गई तब मुझे बहुत ज्यादा ध्यान से बहुत पीछे जाके पढ़ना पड़ा, तब जाके मेरे को एग्जैक्टली समझ में आया कि हुआ क्या था। मैं हमेशा कंफ्यूज रही मियोसिस कब कंप्लीट हुई और कब स्टार्ट हुई, तो इस वजह से बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। अगर अभी क्लियर हो गया तो बहुत मजे आ जाएंगे, फिर बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर इस पार्ट में आया ना oogenesis से तो ये 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे जो आएंगे, आई कैन अश्योर यू दैट, क्योंकि यही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हटा दो, अब सिर्फ फीमेल पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है जी, तो oogenesis में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हम एग करते हैं। इसको लोकेशन क्या है, कहाँ पर होगा ये? Pelvic region. ये बेटा लोकेशन इन द सेंस एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है oogenesis? तो Ovary. ओवरीज दोनों ओवरी में होता है ना। और स्टार्ट कब होता है ये? कि स्टार्ट होता है फीटल स्टेज में। फीटल का मतलब है जब बेबी मदर बेबी बॉर्न नहीं हुआ है. इनसाइड फीमेल वूम। यस, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं इसको, तुम साइंटिफिकली देखो तो कि एक मॉम है और मॉम की बॉडी के अंदर जो फीमेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फीमेल, है ना, उस फीमेल के अंदर भी अपने एग है ना, उस फीमेल के अंदर भी अपना एग तो आ गया ना। सो दिस इज मॉम, ये उनकी डॉटर। और टेक्निकली देखा जाए तो अंदर ये जो एग बन रहा है दिस कैन बी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, है नहीं, 3 जनरेशन।
मैम तो इतना खूबसूरत प्रोसेस होता है व्हेन फीमेल गेट प्रेग्नेंट विद अ फीमेल। 3 जनरेशन एक साथ वूम में होती है, ठीक है। चलो, अब ये जो है ना, इट स्टार्ट एट फीटल स्टेज। दिस इज अ नीड क्वेश्चन कि स्टार्ट कब होता है। तो ये है 4 मार्क का क्वेश्चन, इसे लिखें एग्जैक्टली ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। जहां बोलूंगी वहां पे सब नोट्स बनाएंगे, और जब बोलूंगी तब बनाएंगे, ठीक है। जब तक नहीं बोलूंगी सब सुनेंगे, ओके। मैम। चलो, बहुत बढ़िया। जब हो जाए तो थमका। आज इसका सब स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका काम नहीं है, अभी बाद में आएगा काम। स्क्रीनशॉट लेकर काम आएगा। वापस लाऊंगा उस पेज पे, ओके। अब देखो ये क्या होगा। पिक्चर आगे पीछे होगी। चलो, तो अब सिचुएशन क्या है, हम ध्यान से सुनेंगे। सिचुएशन ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं फीटल की ओवरी की, यानी कि आई एम एक्स्यूमिंग दैट दिस इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। दिस इज अ मॉम, और मॉम के पास एक प्यारी सी बेबी बन रही है। अब उसकी ओवरी कब डेवलप हुई है हमें एंड ऑफ द चैप्टर पता चलेगा, ठीक है जी। तो एंड ऑफ द चैप्टर में पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चे की ओवरी बनी होगी, और उस ओवरी के अंदर क्या कंडीशन है हमें वो देखनी है, ठीक है। तो हम इसकी जो ओवरी है इसको हम देख रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये बात क्लियर सबको? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ फीटल ओवरी। तो जब मैंने फीटल ओवरी देखी तो मुझे बहुत सारे जर्म सेल्स दिखाई दिए, ठीक है। जर्म सेल्स का मतलब देखो, बॉडी में 2 तरीके के सेल है, ठीक है। एक होते हैं सोमैटिक सेल। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या लिख देती हूँ कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की सिंपली बात कर रहे हैं हम लोग, और कहीं नहीं जाना हमें। ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के ही होते हैं हमेशा। तो सेल्स होंगे जो हमारे टाइप के 2 हैं, एक है सोमैटिक और एक है जर्म सेल्स। जर्म सेल से मतलब है सारे के सारे वो सेल्स जो गैमीट में ट्रांसफॉर्म होंगी। मींस मेल के केस में स्पर्म्स और फीमेल के केस में ओवा या एग, ये है जर्म सेल। इसके अलावा शरीर के जितने भी सेल है सब सोमैटिक सेल्स है, ओके। ऑल एक्सेप्ट जर्म सेल्स। क्लियर है सबको? तो जब हमने ओवरी देखी तो हमें यहाँ पे बहुत सारे जर्म सेल्स दिखे, है ना। अब बहुत सारे जर्म सेल्स क्या होते हैं ओवरी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब हम समझते हैं इनके आगे प्रोसेस क्या हुआ। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, अभी रुक जाओ बनाने से। देखो, तो जर्म सेल है क्या, मैंने अभी तक देखो जर्म सेल सोच के ना सीधा स्पर्म मत बना लेना, स्पर्म बनाने का प्रोसेस लंबा है। तो जब मैंने बोला जर्म सेल, इससे पहले क्या मैंने मियोसिस करवाई थी? नो मैम। तो प्लॉइडी क्या होगी? 2n। ये सबसे ज्यादा ड्रेस्टिकली चेंज होता है प्लांट्स में, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो याद रखना, जब तक मियोसिस की बात ना करें ना बायो 12th और 11th में, दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट सेल में 2n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। जर्म सेल्स होते हैं इसके अंदर, ओवरी के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो एक अलग कहानी है, बहुत सुंदर सी। लेकिन जर्म सेल्स आ गए। अब जर्म सेल भी एक लिमिट तक आएंगे ना, तो जर्म सेल्स क्या कहते हैं फीटल ओवरी के अंदर कि चलो डिवाइड करते हैं, लेकिन वो नंबर रिड्यूस नहीं करते, मतलब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं करते, वो सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। तो जब सिर्फ डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? माइटोसिस। तो उसने कर दी माइटोसिस, सो दिस इज माइटोसिस। तो अगर ये एक जर्म सेल है और इसने माइटोसिस करी तो कितने सेल बना देगा? 2। हाँ बिल्कुल, 2 सेल्स बन जाएंगी। तो मैं यहाँ बना देती हूँ 2 सेल्स। तो 2 सेल्स बन गए। देखो, पहली बार डिवीजन होके नए सेल्स बने हैं ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में कितने होंगे? 2n। लेकिन डिवीजन करके नए सेल बना दे तो हमें इन्हें नया नाम तो देना पड़ेगा। हाँ प्रिया? मैम एक बार रिपीट कर दोगे आप? हाँ हाँ, ओवरी है फीटल की और उसके अंदर जर्म सेल्स पड़े हैं, ठीक है, ये वाले। तो इन्होंने बोला कि चलो हम अपना नंबर इंक्रीज करें, लेट्स इंक्रीज हमारा नंबर। नंबर इंक्रीज करेंगे, क्रोमोसोम को कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने अपने अंदर कर ली माइटोसिस। माइटोसिस करके इन्होंने अपना नंबर और इंक्रीज कर लिया, ठीक है। ओके मैम। जब इसने माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज किया, ये सेल थोड़े बड़े से लग रहे हैं देखने में। जब माइटोसिस करके इसने नंबर इंक्रीज कर लिया, अब मेरे को ये जर्म सेल थे ना, अब मेरे को की प्लॉइडी बतानी चाहिए। प्लॉइडी तो सेम है, अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? इनका नाम। कि माइटोसिस कर दिया है तो नाम चेंज करके, क्योंकि पहले सेल्स बने हैं तो मैं इनको बोलूंगी प्राइमरी oocyte।
क्या बोलूंगी? जर्म सेल डिवाइड हुआ है, मैंने नहीं बोला ना अभी तक फॉलिकल कहीं, राइट? नो मैम। प्राइमरी oocyte। तो मैम। कॉपी निकालो, अपनी कॉपी निकालो और कैसे लिखो उसमें, आप ऐसे वाला पेज निकालो जो डबल होता है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इस चैप्टर की, तो ऐसे वाला पेज निकालो जो यहाँ पर भी और सामने, ये वाला पेज निकालो। तो इस साइड बनाओ जो मैं बोल रही हूँ, इस साइड हम oocyte का लिखेंगे, दूसरी साइड हम लोग फॉलिकल वाले वर्ड लिखेंगे, ठीक है? और ज्यादा लाइनें मत छोड़ना, एक ही पेज में सब आ जाए। तो जर्म सेल, उसमें मियोसिस मियोसिस माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बन गया। क्लियर? अब जो प्राइमरी oocyte कहता है कि चल अभी भी फीटस में ही है, कहता है चल यार मियोसिस करते हैं, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन तो हमें करनी पड़ेगी ना कभी ना कभी। तो ये कहता है कि चल स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों सेल्स ने स्टार्ट कर दी क्या? सारे सेल्स ने स्टार्ट कर दी क्या? मियोसिस का फर्स्ट को स्टार्ट किया सिर्फ। तो किस में स्टार्ट हुआ? मियोसिस फर्स्ट इन प्राइमरी तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हुई है, राइट? इतना क्लियर सबको? मैम। अब देखो, यही रोकते हैं इस प्रोसेस को, अब थोड़ा सा थ्योरी बढ़ते हैं। oogenesis, it is the process of formation of egg within the female ovaries। तो फीमेल ओवरीज के अंदर जो एग बनता है उसे oogenesis कहते हैं। इट स्टार्ट एट द फीटल स्टेज। ये नीट का क्वेश्चन है कि फीटल में स्टार्ट होता है। अभी कह रहे हैं फीटल में क्या हुआ? द फीटल ओवरी, oogonia या फिर जर्म सेल। तो देखो जो जर्म सेल है उसी के दो नाम और दे दिया, oogonia या oogonia। याद है ना तुम्हें, मैंने कहा था कि जब भी वर्ड आएगा IUM, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट वन सेल। और देन whenever there is a word NIA, एंड होता है NIA, राइट? देखो हर जगह यही एप्लीकेबल हो रहा है। तो इन्होंने कहा इसमें हुई माइटोसिस और इसने बनाया प्राइमरी oocyte, ठीक है? प्राइमरी oocyte ने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1 इनसाइड फीटल ओवरी, पर एक प्रॉब्लम हो गई। मियोसिस 1 सिर्फ स्टार्ट होता है, इससे आगे नहीं जाता। इतना क्लियर सबको? तो मियोसिस 1 में कहाँ पे क्या हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, कि मियोसिस 1 एट प्रोफेस 1। आपको पता है मियोसिस जो होती है उसमें फेजेस होते हैं। मैम। कैसे याद रखते हैं? हम याद रखते हैं बहुत सिंपली, पीमैट से। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, यही होता है ना? तो इसके प्रोफेस में ये चुप रुक गई, प्रोफेस 1। याद रखना मियोसिस 1 है तो प्रोफेस भी तो 1 है ना। तो मियोसिस 1 प्रोफेस 1 इट गेट्स अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब वहीं पे वो स्टॉप हो गई। अरेस्ट का मतलब होता है ना किसी को स्टॉप कर लेना। तो ये वही होगी, वही रुक गई, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो अभी तक इन सेल्स में प्लॉइडी क्या हो गई? 2N। क्लियर सबको? देखो ये प्रोसेस रुक गया। अब देखो बहुत सारा जुल्म होने वाला है, ठीक है? एक मासूम सी मियोसिस का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन ओवरी के अंदर वो एकदम से रुक गया। तो एकदम से वो रुका तो हुआ क्या? कभी तो स्टार्ट होगा। और अगर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मियोसिस 2 होगी। अब देखो अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया साइंटिस्ट ने, तो उनको क्या पता चला, दैट एट द प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 डिप्लोटीन स्टेज। अब जिसको अगर मियोसिस तुमको बाई चांस नहीं भी आती 11th की, कोई बात नहीं, तुम इतना तो याद कर सकते हो ना कि मियोसिस 2 टाइप की है, जिसमें से 1 की बात हो रही है। उसके अंदर फेजेस होते हैं, मैंने अभी करा पीमैट। पीमैट में P स्टैंड्स फॉर प्रोफेस। और प्रोफेस 1 के अंदर भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, है ना? तो जो डिप्लोटीन स्टेज है ना, डिप्लोटीन, वहां पे अरेस्ट हुआ है। अब देखो कैसे याद रख सकते हैं हम। कुछ लोग घर में फादर को क्या बुलाते हैं? पापा, डैडी। तो मैं ऐसे याद रख सकते हैं, P से प्रोफेस और D से डैड, ठीक है? ये है नीट का सेकंड क्वेश्चन कि अरेस्ट कहाँ हुआ था। प्रोफेस 1 मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे ये अरेस्ट हो गया। कौन अरेस्ट हुआ है? कौन साइट? प्राइमरी oocyte। हाँ, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया। तो वहां पे लिख दो, अपने चार्ट में लिख दो कि मियोसिस 1 प्रोफेस 1 और कहाँ पे डिप्लोटीन। ये चार्ट ऐसे बना लो।
कौन अरेस्ट हुआ है? प्राइमरी oocyte। बहुत क्लियर रखना, प्राइमरी oocyte हुआ है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन वाले वर्ड्स आएंगे। डन? किसके अंदर हो रहा है ये? बच्चा अभी पैदा हो गया या नहीं हुई है? नो मैम। नो मैम। नहीं हुआ है। जब प्राइमरी oocyte बन जा रही है, उसमें मियोसिस रुक गई, लेकिन वो कहती है मियोसिस रुक गई तो क्या हुआ, मैं कपड़े तो पहन लूं, तो वो अपने आसपास कंबल लपेट लेगी, मींस अपने आसपास सेल की लेयर लगा लेगी। सो मीनवाइल उसी टाइम प्राइमरी oocyte स्टार्ट कलेक्टिंग कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिक्स क्या होता है? ओवरी का कॉर्टिक्स कौन सा रीजन होगा? मैम बाहर वाला पेरिफेरी में। हाँ, तो यहाँ से कुछ सेल्स, हाँ यहाँ से कुछ सेल्स लेके अपने आसपास कपड़े लगा लेगी, ठीक है। एंड इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte से कैसे बना, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं। ये देखो, ऐसे भी लिखना है वहां पे अपने। अब राइट हैंड साइड वाले पेज पे जाना है हमें, तो राइट हैंड साइड वाले पेज पे लिखो प्राइमरी, राइट हैंड साइड वाले पेज पे लिखो प्राइमरी oocyte, ब्रैकेट डाल के लिखो अरेस्टेड, कौन से फेज में? एट प्रोफेज 1 डिप्लोटेन डिप्लोटीन। कौन सा? माइटोसिस, मियोसिस? मियोसिस। ठीक है, ऐसे हुआ पहला स्टेप। उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी oocyte चेंज इनटू प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी oocyte कहाँ गया? ध्यान से देखना, ये प्राइमरी oocyte है, दिख रहा है सबको? यो मैम। प्राइमरी oocyte के पास ही बाहर सेल की लेयर लग गई, समझ आया? सो इस पूरे सेल को मैंने बोला है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte हमेशा से इसके अंदर ही रहेगा, जाएगा नहीं कहीं। क्लियर? यो मैम। ये मीनिंग क्लियर है ना सबको? यो मैम। पॉलीगन वाले हमने ये बना लिया, ठीक है। सब कुछ कहाँ हो रहा है अभी भी? इनसाइड द फीटल ओवरीज। फीटल की दोनों ओवरीज में अभी तक चल रहा है, अभी तक बाहर नहीं निकला बेबी, ठीक है। चलो आओ पीछे आते हैं। अब देखो, until 13 years of age, अब बेबी डिलीवर हो गया, until 13 year of age it is still stays as primary follicle। तो जब तक बच्चे को प्यूबर्टी नहीं हो रही है तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल ही रहता है, ठीक है। तो अब इसके नीचे मैं ऐसे लाइन लगाऊंगी, मैं कहूंगी अप टू लिखेंगे 13 years आफ्टर बर्थ प्राइमरी फॉलिकल रिमेन सेम। मतलब कि मियोसिस नहीं हुई ना इसमें? नो मैम। तो उस वाले पेज पे जाओ, oocyte वाले पेज पे जाओ, जहाँ पे तुम oocyte का बना रहे थे, ये वाला। इस पे भी लिख लो कि हुआ कुछ नहीं, अब ये चेंज हो गया होगा प्राइमरी फॉलिकल वाले पे। तो स्टेज लाइक दिस अप टू, इसको इसके आगे लिख दो कि स्टेज लाइक दिस अप टू 13 years, ठीक है। क्लियर है? यो मैम। अब आइए वापस। बन गया फ्यूचर। अब देखो, जब बर्थ हो गया तो वो बिल्कुल प्राइमरी फॉलिकल की तरह रहा, लेकिन कुछ चेंज भी आता है। आफ्टर बर्थ क्या हुआ, हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि प्राइमरी oocyte रिमेन अरेस्टेड। अरेस्टेड ही रहता है ना? यो मैम। कहाँ पर अरेस्टेड रहता है? प्रोफेज में समझ आ गया मुझे। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में अरेस्टेड रहता है। और दूसरी चीज मुझे पता है कि प्राइमरी फॉलिकल रिमेन्स लाइक दिस, ये भी सेम ही रहता है, इसके सेंटर में वो पड़ा रहता है। अब आफ्टर बर्थ एक और चीज, एक और प्रोसेस होता है, ये 1 प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस, और एक थर्ड प्रोसेस भी चल रहा है, जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, जिसपे नीट क्वेश्चन पूछता है। थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका। फॉलिकुलर एट्रेशिया का मतलब होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं टू डीजेनरेट, मींस कि नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डिक्रीज होने लग जाता है। डीजेनरेट मतलब मरने लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्ट आंसर तो आज तक मुझे भी कहीं नहीं मिला।
लेकिन ये देखा गया है फीमेल ओवरी में, मतलब कि फीटल ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स थे, लैक्स में थे, लेकिन जैसे ही बेबी पैदा होती है ना, उसके हर साल प्राइमरी फॉलिकल मरने स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल मरेंगे तो प्राइमरी oocyte भी मर जाएंगे ना। यो मैम। रेगुलरली उसके एग धीरे धीरे बॉडी में डिक्रीज होने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये कहते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब लड़की में प्यूबर्टी आई है, हार्मोनल चेंज आ गया, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल कितने रह जाते हैं? एक ओवरी में लगभग 60 to 80,000 रह जाते हैं। अगर एक ओवरी में इतने हैं तो दोनों में कितने होंगे? लगभग 1,60,000. 1,16,000. 6 1 6 6 2 12 Yes, ma'am. 1,20,000. Yo ma'am. 8 1 8 8 2 16. 1,60,000. राइट। क्वेश्चन पता क्या आया था नीट में? ये एक और क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट इन ओवरीज, तो वहां पे 60 to 80,000 भी आंसर था, पर उसने ओवरीज पूछा था, उसने दोनों का पूछा था, तो वहां आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना वो पूछ क्या रहा है, एक ओवरी या दोनों। क्लियर? यो मैम। तो यानी जो बोल मैम आपने जो बताया कि फॉलिकल डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें वो पुबर्टी की एज में 13 की एज में हो जाते हैं ये डीजनरेट स्टार्ट? पूरी एज पैदा होने से ही, जब बच्ची अभी कुछ दिनों की है तभी से स्टार्ट हो गया। तभी जब टूटने स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, तभी अपने आप डीजेनरेट होते रहते हैं। जब यो प्यूबर्टी पे पहुंचती है तब इतने बचते हैं। यो यानी कि मैम। जब हम सब प्यूबर्टी पे पहुंचे थे, जितनी फीमेल्स है इस क्लास में इंक्लूडिंग मी, मेरी एक ओवरी में 60 to 80,000 होंगी, यानी दोनों में लगभग 16 लाख, 1,16,6,000 60,000। ओके, यो मैम। बात लिख ली? लिखी मैम। अब देखते हैं प्यूबर्टी में क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है। देखो, प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte पड़ा है, ये बात सही है? यो मैम। ठीक है। अब जो फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं उन्हें ही हम ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं। तो आपको नई टर्म सीखने को मिल रही है कि फॉलिकुलर सेल्स कुछ नहीं है, स्ट्रोमा के सेल्स है, और इनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं। तो आप इस बात को लिख लो, ठीक है। अब आप यही टर्म सुनोगे। सब कुछ अरेस्टेड है। अब आई प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल विल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो रहे हैं, तो क्या मतलब? मैंने ये बोला कि मियोसिस हो रही है या नहीं? नो मैम। फॉलिकल बोला यानी वो और कपड़े पहनने वाला है, राइट? बात क्लियर है ना? मैं यो मैम। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ बना सकती हूँ कि अगर ये मेरा प्राइमरी फॉलिकल था, उसे नहीं बनाना मुझे, अगर ये मेरा प्राइमरी फॉलिकल था और ये इसके आसपास ग्रेनुलोसा की लेयर थी, तो एक और लेयर बना देती हूँ सेल्स की, बहुत सारी होती है, और लेयर बन गई। अब मैं बोलूंगी बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है। यो मैम। अंदर जो मेरा oocyte है वो अभी भी कौन सा है? मैम तो प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के भी अंदर होता है। बात सही है? फॉलिकल वाला चार्ट खोलो, फॉलिकल वाला चार्ट खोलो। ये फॉलिकल वाला चार्ट है। अब मैं लिख लेती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल changes to secondary follicle while primary oocyte remain same। ठीक है। एट प्यूबर्टी, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ हेडिंग भाई, एट प्यूबर्टी, इसमें मत गलती करते। ओके, डन। यो मैम। बहुत बढ़िया बात। आइए देखो, ऐसा क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हुआ क्योंकि प्यूबर्टी में हार्मोन आए थे। कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा जिस हार्मोन का नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, वो फॉलिकल्स तो बनाएगा ही ना। यो मैम। हार्मोन की वजह से सेकेंडरी फॉलिकल बना। ठीक है। और बहुत सारे ग्रेनुलोसा की लेयर आ गई। तो इसने क्या बोला? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए, बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन गई। ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte ही होता है, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं थीका लेयर। ओके, यो मैम। क्लियर? अब देखो,
सेकेंडरी फॉलिकल भी आ गया। अब कब तक मियोसिस का वेट किया जाएगा? अब तो प्यूबर्टी आ गई है ना, अब तो एग बन के रिलीज होने का टाइम है फैलोपियन ट्यूब के पास। तो अब कहेंगे कि प्राइमरी oocyte कहेगा कि मुझे भी मियोसिस करनी है, तो हम मियोसिस की तरफ जा रहे हैं। ये लाइन लिख ली सबने? कोई ना स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक बार को देखो, ध्यान से देखना। प्राइमरी फॉलिकल चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। नाउ इट चेंजेस इनटू टर्शियरी फॉलिकल एज वेल। देखो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हुआ, वो टर्शियरी फॉलिकल में भी चेंज हुआ। अब यहाँ पे एक लाइन आती है कि जब टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होता है तब तक मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी होती है। दैट मींस एक बीच में पेज बनाया जा सकता है कि ये रहा मेरा प्राइमरी, क्या है ये? प्राइमरी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के आसपास जाके पहली बार जब लेयर लगी थी तो मैं इसे क्या बुला रही थी? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में किसने कौन एंटर हुआ? FSH। तो वो चेंज हो गया किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल। मैं लिख लेती हूँ इसे कि ये है मेरा सेकेंडरी फॉलिकल। और सब में ऐसा है, सेंटर में इसे लेबल कर लो प्राइमरी oocyte ही है। यही है जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा और कुछ कंफ्यूज नहीं करेगा, तो स्मार्ट हो तुम। अब होता है इसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट, तो प्राइमरी oocyte विल चेंज इनटू फॉलिकल। प्राइमरी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। प्राइमरी oocyte विल चेंज इनटू सेकेंडरी oocyte, और जब वो सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया मींस मियोसिस कंप्लीट। ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। और उसके बाहर वाली लेयर जो थी वो और थिक हो गई, कहते और बढ़िया हो जाते, अब तो मियोसिस भी कंप्लीट हो गई है ना, एक्स्ट्रा लेयर्स लग गई उसमें। क्लियर है इतनी बात? Okay, अब मैं इसको ओवरऑल मैं बोलूंगी दिस इज अ टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल इज द वन जिसमें सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल इज द वन जिसमें प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल इज द वन जिसमें प्राइमरी oocyte है। 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 1, 3 के साथ 2, एक वर्ड पीछे जाएगा। ये बात समझ आई? मैम बात बताओ, जब भी हम मियोसिस करते हैं किसी सेल में, ये सेल है, इसमें हुई मियोसिस तो कितने सेल बनते हैं? 1। सिर्फ मियोसिस 1 हुई है तो कितने बनेंगे? 2 सेल बने? 1। बेटा एक सेल में डिवाइड होकर हमेशा 2 बनता है, ठीक है। अगर ये सेल प्राइमरी oocyte डिवाइड हुआ है और इसमें 2 सेल बने हैं, तो मैंने तो तुमको एक ही सेल दिखाया है, दूसरा कहाँ गया? दूसरा ना, इसमें होती है अनइक्वल डिवीजन, और ये सिर्फ हमारे एग में होती है कि यहाँ पर होती तो है मियोसिस 1 कंप्लीट, लेकिन मियोसिस अनइक्वल मियोसिस होती है यहाँ पे, अनइक्वल डिवीजन। तो यहाँ पर एक और सेल बनता है, ये दिख रहा है सबको? रेड कलर का सेल दिख रहा है मैम। तो हुआ क्या, नॉर्मली मियोसिस ऐसी होनी थी, लेकिन यहाँ पर मियोसिस कैसी हो गई कि एक सेल था वो डिवाइड हुआ, उसने एक बड़ा सेल बना दिया और दूसरा बहुत छोटा सेल बना दिया, और इतना छोटा सेल बना दिया कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इस बड़े वाले सेल के पास कोने पे जाके वो लगता है, फिर वो डीजेनरेट होता है, और इस छोटे वाले सेल को हम क्या बुलाते हैं? पोलन बॉडी। पोलर बॉडी, यस, वेरी गुड। सो दिस इज एन अनइक्वल मियोसिस। समझ आया? ये थोड़ा सा कम समझ आया ना, ये थोड़ा सा कम समझ आया, कोई बात नहीं, लिखो, धीरे धीरे समझ आएगा। दिस इज कॉल्ड पोलर बॉडी। तो पहली पोलर बॉडी बन गई, क्लियर? थोड़े टाइम में हम करते हैं कि ये डीजेनरेट हो जाती है, अभी तक साइंटिस्ट को कंप्लीटली नहीं पता है, ठीक है जी। चलो आगे चले। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल चेंजेस टू सेकेंडरी फॉलिकल, चेंजेस टू टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल हैव व्हाट oocyte? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल हैव व्हाट oocyte? प्राइमरी oocyte। टर्शियरी फॉलिकल हैज व्हाट oocyte? secondary oocyte विद पोलर बॉडी, है ना। और ये पहली पोलर बॉडी है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पूछते हैं आपसे कौन सी स्टेज पे दिखती है, तो अब ये पूछेंगे टर्शियरी फॉलिकल के फीचर। ये वो है जहाँ मियोसिस 1 कंप्लीट, ये वो है जहाँ आपको सेकेंडरी oocyte मिलता है,
यहाँ पर आपको कैविटी दिखने लग जाती है एंट्रम नाम की, अभी बनाऊंगी कैविटी, ठीक है। और इसके ग्रेनुलर से ज्यादा थिक होते हैं। अब आपको थिक लेयर मिलेगी थीका की, बाहर वाली लेयर को बोलेंगे आउटर थीका और अंदर वाली को इनर थीका। कुछ नहीं, बहुत मोटी लेयर होगी ना तो सबको नाम दे दिया, आउटर को आउटर, इनर को इनर, ठीक है। मैम जो पोलर है वो सिर्फ सेकेंडरी ऊसाइड पे ही आएगी। एक पोलर बॉडी सेकेंडरी टर्शरी, हाँ सेकेंडरी ऊसाइड पे एक पोलर बॉडी आएगी, एक और पोलर बॉडी बनेगी अभी मियोसिस 2 के बाद, मैम ठीक है, वो एग पे आएगी। चलो आगे चले। अब यही बात यहाँ पर देखो बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल, पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमरी ऊसाइड बना लो, नहीं बना लो कोई ना, नहीं कोई ना बना लो, बस खत्म होने वाला है। ये है सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें भी प्राइमरी ऊसाइड। अब ये है टर्शरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है आपको? मैम चल अच्छी नहीं है, साथ में बनाए, मैम साथ में बनाते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। टर्शरी फॉलिकल हम साथ में बनाएंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद का जो है ना कॉन्सेप्ट वो मेरे को आपको बताना है जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे। टर्शरी फॉलिकल है, सबसे बाहर वाली लेयर थी थीका एक्सटर्ना, ऐसी थी ना, और बहुत सारा कलर नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। सेल्स की लेयर है ये, अपने आप बना लो वहां पे, थीका एक्सटर्ना, इसको लिख लेते हैं थीका एक्सटर्ना। अंदर वाली लेयर इज थीका इंटरना। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इस थीका, थीका इंटरना। फिर क्या था, फिर बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर अभी भी, और भी लेयर्स होती है ग्रेनुलोसा सेल की, ग्रेनुलोसा। फिर क्या बनेगा, स्ट्रोमा, सेकेंडरी ऊसाइड। सेकेंडरी oocyte। सो ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte, राइट। अब इसमें थोड़ी सी कैविटी बनानी होती है, थोड़ी सी कैविटी बनानी होती है, वो यहाँ पे बनेगी, इस साइड में, ठीक है। एक कैविटी होती है जिस कैविटी को हम बुलाते हैं एंट्रम, खाली सी स्पेस होती है ये ना एक तरह से, यहाँ पे लिक्विड सा फील होता है, दिस इज एन एंट्रम, ओके। मैम बहुत बहुत अच्छा डायग्राम तो खैर नहीं बना, पर मैं जब तुम्हें एनसीईआरटी से दिखाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। तो एंट्रम कैविटी जरूर बनी होगी इसके आसपास, ऑलराइट। क्यों बनती है, क्योंकि मूवमेंट की जरूरत चाहिए होती है। देखो अगर खाली स्पेस में होगी, सब बच्चे एक ही रूम में भर जाओगे तो कोई मूव नहीं कर पाएगा ना, लेकिन मूव करने के लिए थोड़ी स्पेस तो होनी चाहिए। तो ये एंट्रम ऐसी स्पेस होती है जिसकी वजह से सेल्स मूव कर पाएंगे, ओके। और ये मैं पोलर बॉडी बनाना भूल गई, कौन सी पोलर बॉडी है ये, फर्स्ट पोलन डन। मैम चल मेरी मम्मी बोल रही इंटेलिजेंट है बच्चे, नलायक को थैंक यू बोल लो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई, अब देखो टर्शरी फॉलिकल के बाद बनता है हमारा मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल को ही हम बुलाते हैं वो फेमस वर्ड दैट इज फीटल फॉलिकल। फीटल जो होगा ना, फीटल का मतलब होता है बेबी विद इन वूम, बेबी तो बना ही नहीं, अभी तो अंडा ही नहीं बना बेटा, मैम मुर्गी तो आएगी ना, मैंने अंडा तो बना मैम स्ट्रोमा क्या होता है? है। मैम स्ट्रोमा क्या होता है? दोबारा पूछ, मैम स्ट्रोमा क्या होता है? मैम अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ये देख, स्ट्रोमा होता है जैसे ओवरी है ना, ओवरी। मैम अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं वो वाला एरिया जो ओवरी के वॉल्स के पास है तो मैं इसे कॉर्टेक्स बोल देती हूँ। अब मैं बिल्कुल सेंटर की बात करती हूँ, सेंटर वाले एरिया को मैं मेडुला बुलाती हूँ ना। लेकिन अगर मैं पूरे एरिया की बात करूंगी जो इस ओवरी के अंदर का पूरा रीजन है सारा, और मैं कॉर्टेक्स और मेडुला वर्ड नहीं यूज कर रही, मैं देखो बोल रही हूँ कि इसके अंदर क्या रीजन है ओवरी के अंदर ओवरऑल, तो इस पूरी ओवरी के अंदर लिक्विड भरा होता है, ड्राई तो नहीं होती है, तो ओवरी के पूरे अंदर के एरिया को मैं स्टोमा बोलती हूँ, मैम ठीक है।
अब आएगा ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल पे थोड़ी नेमिंग आती है, तो इसको ना ध्यान से कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपकी क्लास। अच्छा, एक काम करो, इसकी फोटो ले लो। यो मैम। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ऊ साइड कौन सा है? सेकेंडरी ऊ साइड कौन सी स्टेज पे? अब उसमें क्या होती है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती, ये भी अरेस्ट हो जाती है। अब ये कहाँ पे अरेस्ट होती है? मेटाफेज 2 में। मियोसिस 2 गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो एम से एम याद रह जाता है ना, राइट। अब देखो, तो यानी कि ग्राफिन फॉली के पास सेकेंडरी oocyte है, लेकिन मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, ठीक है, 2 बार अरेस्ट लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। ये ओवरी फीटल की है या फिर प्यूबर्टी के बाद की है? प्यूबरिटी के बाद। प्यूबर्टी के बाद की है। तो एक बार अरेस्ट हुआ था फीटल स्टेज में और एक बार अरेस्ट होगा प्यूबर्टी के बाद। क्लियर? तो हमारी ओवरी से जितने भी एग निकलते हैं ना, वो सब इसी स्टेज में निकलते हैं। तो हर महीने हम सबकी ओवरी से, जिसको भी पीरियड्स आते हैं, उन सबकी ओवरी से सेकंड मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड एग निकलते हैं हर बार। ये बात क्लियर? अब लेयर समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये करेंगे फिर अटेंडेंस करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। जो लेयर बना रही हूँ साथ में बाद में बनाना है। सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली। उसके अंदर जो लेयर है दैट इज थीका इंटरना, उसके अंदर वाली। अब यहाँ पे चारों तरफ ये जो फ्लूइड है ना, वो फैल जाता है। तो एंटरम थी वो खाली कैविटी जिसके अंदर लिक्विड होता था, इसी के सेल रिलीज करते हैं लिक्विड, और ये लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि ऊ साइड और बाहर वाली लेयर के बीच में अब लिक्विड का पूरा ऐसे तालाब सा आ गया। क्लियर? अंदर अगर देखोगे अब आप, अब ध्यान से देखना, सेकेंडरी oocyte सेंटर में, सेकेंडरी oocyte के आसपास जो लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा। तो इफ आई एम सेकेंडरी oocyte, ठीक है, तो मेरे आसपास जो लेयर है सबसे पास, वो है जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर जो लेयर है दैट इज कोरोना रेडिएटा। तो कैसे याद रखोगे? अगर ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये है मेरा सेकेंडरी oocyte, तो इसके सबसे क्लोजेस्ट लेयर जो है, इसकी खुद की लेयर का नाम अभी नहीं बताया मैंने, वो छोड़ दो अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है, अभी नहीं करेंगे। इसके पास वाली लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर जो लेयर है ना, वो ऐसे होती है, चारों तरफ रेडिएट करती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम उसको बुलाते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाहर कौन सी होती है कोरोना रेडिएटा के? थीका इंटरना, और उसके बाद थीका एक्सटर्ना। तो जब ओव्यूलेशन होता है और एग ओवरी से बाहर निकलता है, तो पता है कौन कौन सी चीजें बाहर जाती है? एक जाता है oocyte, उसके साथ जाता है जोना पेलुसिडा, और उसके साथ जाता है कोरोना रेडिएटा, बाकी सब कुछ अंदर ही रह जाता है। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है वो ये कि जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो ए सेलुलर है, मतलब सेल से नहीं बनी। तो मुझे कल बताना जोना पेलुसिडा किससे बनी। ओके, कोई क्वेश्चन है? यही था जो मैच करना था। ओव्यूलेशन तो मैंने तुम्हें आगे भी कराना है, चलो कोई ना, मुझे पता था क्वेश्चन तो इसके साथ नहीं होंगे, बस कल तो हमने क्वेश्चन ही लगाने हैं ना। चलो अब अटेंडेंस कर लेते हैं आपकी। बस 2 मिनट और, मैं बीच में छोड़ती ना तो ये खत्म नहीं होता। समझ में आ गया ना? बस इतना ही पार्ट के ऊ जेनेसिस तक के क्वेश्चन लगा के आना कर, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, तेजस्विनी, करुणा, भक्ति, कामिनी, अनामिका, अनीता, नंदिनी, कामिनी आई है क्या? अच्छा, रुशिल, रुशिल प्रेजेंट मैम। अच्छा, अनामिका, अलक, प्रेजेंट मैम। प्रीति,
प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनीता कुमारी, तमन्ना, प्रेजेंट मैम। अदिति, यस मैम। अन्या कुमारी, प्रेजेंट मैम। अर्चना, प्रेजेंट मैम। रमिता, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, प्रेजेंट मैम। नेहा भारद्वाज, यस मैम। आंचल, प्रेजेंट मैम। तनुशिवा, प्रेजेंट मैम। वैशाली, यस मैम। तनिष्क, प्रेजेंट मैम। पायल, प्रेजेंट मैम। मनीषा, सुनेहा, शिवांगी, प्रेजेंट मैम। सिल्की, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, यस मैम। रिया, प्रेजेंट मैम। अक्षी, यस मैम। प्रीति, सिंजन, यस मैम। अनामिका, गुंजन, अरे क्यों नहीं आई, पलक, प्रेजेंट मैम। अंजू, प्रेजेंट मैम। भावना, दिव्य ज्योति, अगुन पठानिया, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। लता कुमारी, दिव्यांशी लगा दी प्रेजेंट, लता कुमारी, पारुल, प्रेजेंट मैम। नवप्रीत कौर, यो मैम। आशीष, नितिका, प्रेजेंट मैम। आरुषि, यस मैम। पूर्वा, यस मैम। मुस्कान, यस मैम। कोई जिसका रह गया हो? नो मैम। ओके, एनसीईआरटी पढ़ के आना, ठीक है। मैम जो आपने बताया कि जोना पेल्यूसेट और कोरोना और